नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। लास्ट क्लास में हमने सीखने की कोशिश करी थी प्रोनाउंस के बहुत सारे कंटेंट्स और बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स प्रोनाउन के अंदर जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में आ चुके हैं। आज प्रैक्टिस जैसे कि हम कर रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि वो सारी पॉसिबल चीजें, वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपको यहीं पर करा दिए जाएं इसी क्लास के अंदर, जो एग्जाम में अभी तक आए हैं या संभावित हैं कि आ सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये पैटर्न है जिस पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अब जनरली क्या होता है कि ये जो पैटर्न है हमारे पास, जनरली यही होता है कि आपको या तो एरर देता है एग्जामिनर कि भाई स्पॉट द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या फिर आपको फिल्स देता है, फिल इन द ब्लैंक, कि भाई आपके पास चार ऑप्शंस हैं और उन चार विकल्पों में से आपको किसी एक को फिल करना जो आपको ठीक लग रहा है। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो यू विल गेट अ गुड, यू विल गेट 1 मार्क, और जो भी मार्किंग स्कीम होगी उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। और अगर गलत होगा तो भाई ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तीसरा एक होता है इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस, जिसको हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, एरर डिटेक्शन हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, यही टाइप से आपको जनरली कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रामर के अंदर। जब हम बात करते हैं कि भाई इनमें से जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन वेरिएशन वाइज पूछा जाता है, तो समझे कैसे कि भाई कौन सा एरर वाला पार्ट है, सेंटेंस का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो गलत है। तो प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चीजों को आज डील करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम पैटर्न पर आए हुए ही मोस्टली क्वेश्चंस यहां मैंने लिए हैं, PYQ सभी। योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर। अब आप एक बार सेंटेंस को पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए, देखिए कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप एरर ढूंढ पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट बता सकता है अगर आप समझे तो रूल्स काम नहीं करते हैं उतने जितना कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकता है चीजों को, या कॉन्सेप्ट जितना बढ़िया से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करा सकता है। तो कोशिश करेंगे कि आप अपना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करें। सो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, देखिए आंसर क्या हो सकता है। योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर। अब ये कह रहा है आपकी जो स्टेट है वो तो रिच है, लेकिन माइन इज पुअर। समझने वाली बात है यहां पर, ये जो कॉन्सेप्ट है इस पूरे सेंटेंस में वो घूम रहा है इस शब्द के चारों ओर। अब ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है माइन, ये क्या है? सबसे पहली बात आपको याद करना पड़ेगा, ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी का शब्द है। ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन वो क्या होता है? तो भाई इसीलिए तो हर बार बोलता हूं, लास्ट वीडियोस को देखो। आप सीधे ही केबीसी खेलने लग गए हैं, आपको कोई पता तो है नहीं कैसे क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो पहले जाकर के कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लीजिए, वो वीडियोस को देख लीजिए जो हमने प्रोनाउन के लिए अपलोड की हुई है, लास्ट में आपको दिख जाएंगी। इससे पहले वाली वीडियो सारी ही प्रोनाउन पर बेस्ड है। उन सारी 4 से 5 वीडियोस को आप देखो, फिर आप इनको PYQs को, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाओगे और समझ भी पाओगे। माइन, माइन एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है सर? तो भाई वही बात है कि पॉजेसिव प्रोनाउन ने सेकंड नंबर पे जब प्रोनाउन का कंसेप्ट किया, जब हमने सीखा था, तो माइन के अलावा, तो माइन के अलावा आर्स होता है, योर्स होता है, देयर्स होता है, हिज होता है, हर्स होता है। ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस है, इनकी वैल्यू है कुछ ना कुछ, और जो इनकी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज ही आपको हेल्प करती हैं समझाने में चीजों को। माइन इज इक्वल टू, माइन जो है वो इक्वल होता है माई प्लस नाउन के। सेंटेंस में कोई नाउन आया है वही है ये, माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन। सेंटेंस के अंदर सेंस आएगी, सेंटेंस के अंदर कोई मीनिंग निकलेगा। क्या मीनिंग निकलेगा? मेरा या मेरी या मेरे, और इनमें जुड़ करके इनके बाद मेरा, मेरी, मेरे, मेरा कुछ, मेरी कोई वस्तु, मेरे कुछ चीजें, या मेरी कुछ चीजें, या मेरे
ऐसी कोई सेंस आपकी आएगी इसमें। अगर मैं कहूं माय बुक, माय बुक, और अगर मैं कहूं माय पेन, अगर कहा जाए माय चिल्ड्रन, तो इनमें समझने वाली बात है माय बुक मेरी बुक, माय पेन, पेन तो पेन ही है कलम, लेकिन माय मेरा पेन, और माय चिल्ड्रन तो मेरे बच्चे। तो मेरा, मेरी, मेरे, ये सारी ही सेंस तीनों ही माय आपको देता है। माय के बाद कोई ना कोई नाउन है, जैसे कि यहां पर है, वही सेंस यहां आ रही है। अब इससे क्या समझना है? इससे समझना है भाई कि इस सेंटेंस में माइन एरर क्यों बना। क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि ये जो शब्द है माइन, ये दो चीजों से मिलके बना है, दो सेंस देता है। कौन सी दो सेंस देता है? ये सेंस देता है माय प्लस नाउन की, माय प्लस नाउन की ये सेंस आपको देगा। जब आप इसको यूज करोगे ऐसे कि एक माय है, मेरा, मेरी, मेरे, और नाउन की सेंस है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब देखो, हर सेंटेंस का मतलब आप दिमाग में निकालने की कोशिश करो हिंदी में। ये कह रहा है आपकी स्टेट, यानी राज्य कह सकते हो, मेरी स्टेट से ज्यादा अमीर है। नहीं, ये कह रहा है आपकी स्टेट अमीर है, ये कंपैरेटिव वाला नहीं है, आपकी स्टेट रिच है, अमीर है, परंतु लेकिन मेरी गरीब है। ये वाली सेंस इसमें आ रही है, रिच। अब इसमें क्या है, क्या कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं? तो भाई कॉन्सेप्ट का ही झगड़ा है सारा। अब कॉन्सेप्ट का झगड़ा ये है, जब आप इसे पढ़ोगे, आपकी स्टेट अमीर है पर मेरी गरीब है, तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मेरी क्या गरीब है। जो मेरी है वो किसकी बात कर रहा है? जो मेरी शब्द है वो कह रहा है मेरी स्टेट के बारे में, मेरी स्टेट। यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? स्टेट लिखना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर अगर लिखे तो आपकी स्टेट अमीर है पर मेरी स्टेट गरीब है, तो स्टेट यहां होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, इसलिए हिंदी भी इसकी आधी अधूरी निकलेगी, जो कि गलत है, इनकरेक्ट है। फिर यहां कहता है योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर। तो भाई माइन का मतलब है माय प्लस नाउन, यानी कि माइन जहां पर भी आएगा वो बराबर हो जाएगा माय प्लस नाउन के। पूरे सेंटेंस में क्या नाउन है? पूरे सेंटेंस में यही एक नाउन है, तभी माइन आया। माइन बराबर है माय जमा में नाउन, वो वाला नाउन जो रिपीट नहीं किया जा सकता, जो रिपीट नहीं किया जा सकता, वो नाउन जो रिपीट नहीं किया जा सकता, इसे हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये नाउन था, स्टेट जो है ये नाउन था, और जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आपकी स्टेट गरीब अमीर है और मेरी गरीब है, तो मेरी मतलब माय स्टेट, माइन बराबर है माय प्लस नाउन के, और नाउन की जो वैल्यू छिपी हुई है यहाँ पर, नाउन की जो वैल्यू छिपी हुई है वो है स्टेट। माय स्टेट, माई स्टेट इज इक्वल टू माइन, तो इसमें कोई एरर नहीं है। एरर क्यों नहीं है? क्योंकि माइन बराबर है माई स्टेट के, क्योंकि स्टेट क्या है? एक नाउन। कौन सा नाउन? जो पहले सेंटेंस में एक बार आ चुका है, दोबारा नाउन रिपीट नहीं होता कभी भी। तो योर स्टेट इज रिच बट माई स्टेट इज पुअर, तो फिर लिख क्यों नहीं दिया माई स्टेट? अगर अच्छा कह रहे हो सर, सही कह रहे हो सर, क्योंकि भाई पहले भी बताया है सेम नाउन रिपीट नहीं होता। ये स्टेट नाउन पहले आ चुका है, इसी सेंटेंस में दोबारा सेम वर्ड नहीं आ सकता। फिर सर लिखेंगे ही नहीं। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपका सेंटेंस कुछ कुछ ऐसा होगा, योर स्टेट इज रिच बट माइन माई इज पुअर। फिर माइन भी नहीं, फिर माई लिखेंगे। अब कह रहा है आपकी जो स्टेट है,
आपकी जो स्टेट है वो तो रिच हो गई, लेकिन मेरी गरीब। मेरी क्या गरीब? मेरी बस गरीब है या मेरा गांव गरीब है, यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा क्या। तो ये इसलिए गलत है कि स्टेट का, योर स्टेट का कंपैरिजन किस मेरी चीज के साथ हो रहा है वो क्लियर नहीं है। आपकी स्टेट रिच है, मेरी पुअर, लेकिन मेरी पुअर तो है, मेरी क्या पुअर है? भैंस पुअर है मेरी, बफेलो मेरी पुअर है, क्या पुअर है? यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, सेंस कंप्लीट नहीं आ रही है, इसलिए ये गलत है। तो फिर सर क्या करेंगे? आपको बताना पड़ेगा कि आपकी स्टेट जो है ना वो अमीर है और मेरे वाली जो स्टेट है वो गरीब है। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? जो गरीब है, क्या गरीब है? आपकी स्टेट गरीब है, माई स्टेट इज पुअर। अच्छा सर अब तो ठीक हो गया। कैसे हो गया भाई? सेम नाउन, सेम नाउन, सेम नाउन रिपीट नहीं होगा। ना लिखें तो सर आप बोल रहे हो सेंस पूरी नहीं आ रही, लिख दें तो आप कह रहे हो रिपीट हो गया, ये ऐसे गलत हो गया, वैसे भी गलत, लिखने पर भी गलत, ना लिखने पर भी गलत। ऐसे सही कैसे होगा सर? इसीलिए तो बनाए गए भाई ये पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में माइन है, माइन बराबर है मेरी कोई वस्तु। जैसे यहाँ स्टेट की बात हो रही है, तो अगर आप माइन लिख रहे हो और सेंटेंस में एक नाउन है स्टेट, तो माइन बराबर माई के तो रहेगा ही। यहां पर नाउन की वैल्यू में क्या आएगा? स्टेट। अच्छा सर बेवकूफ बना रहे हो? बिल्कुल भी नहीं भाई, टीचिंग फील्ड में बेवकूफ बना ही नहीं सकते। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, योर कार इज बिग बट माई इज स्मॉल। अब ये भी गलत। कारण क्या है? आपकी जो कार है वो बड़ी है, ठीक है, और मेरी छोटी। मेरी क्या छोटी भाई? तो सेंस अधूरी हो गई। मैं आपकी कार का कंपैरिजन अपने किससे कर रहा हूं? क्या छोटी है? पता ही नहीं लग पा रहा। अच्छा सर ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है उसका। हम ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे। योर कार इज बिग बट माई कार इज स्मॉल। ये लो सर, अब तो ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस ये गड़बड़ हो गई कि भाई सेम नाउन कभी सेम सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में सेम नाउन रिपीट नहीं होता, एक से ज्यादा बार नहीं आता। आपने कभी सुना ना काओ कैसे? काओ इज अ यूजफुल एनिमल, काओ हैज अ लॉन्ग टेल, काओ गिव्स अस मिल्क। कभी नहीं होता ना काओ काओ काओ, एक ही बार होता है। काउ इज अ यूजफुल एनिमल, उसके बाद इट हैज 4 legs, इट हैज अ लॉन्ग टेल, इट गिव्स अस मिल्क। इट क्यों आया? क्यों? क्योंकि काउ भी एक नाउन है और सेम नाउन रिपीट नहीं होगा। तो ये इसलिए गलत हो गया भाई कि आपने नाउन को, सेम नाउन को, कार को रिपीट कर दिया। और यहां ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि कार आपने लिखा तो एक बार है, रिपीट तो नहीं किया, लेकिन यहां सेंस ही पूरी नहीं हुई। आपकी कार तो बड़ी है, मेरी छोटी है। मेरी क्या छोटी है भाई? कार या बग्गी या बाइक या स्कूटी, क्या पता ही नहीं लग रहा। तो यहाँ कंपैरिजन सही स्पष्ट नहीं है, इसलिए गलत है। यहाँ स्पष्ट है लेकिन रिपीट हो गई चीजें, रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसलिए गलत है। इन सब से बचने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? इन सब से बचने का एक ही तरीका है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करो। पजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन होता है, माइन क्या कहता है भाई? मेरा, मेरी, मेरी, मेरे प्लस वो वस्तु जिसकी बात हो रही है वो लिख दो। इन दोनों की जगह क्या लिख दो? माइन। तो यहां पर जब आप देखते हो इस सेंटेंस को, योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर, तो आपको समझना पड़ेगा ये जो माइन है ये एक्चुअल दिखने में तो माइन है, लेकिन यहां इसका मतलब माइन बराबर माई स्टेट से है। लिखा भी नहीं और रिपीट भी नहीं हुआ, मीनिंग भी पूरा आ गया। इस तरीके से आपको करेक्ट करना है। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा पार्ट 3 में, बिल्कुल भी नहीं। हमारा आंसर क्या आएगा? नो एरर, कोई एरर है ही नहीं। अच्छा, इसी को अगर एग्जामिनर को थोड़ा टफ बनाना है तो वो क्या कर सकता है? ध्यान से देखिएगा। माइन is poor but your state is rich। अब देखो जरा, थोड़ा दिमाग लगा करके, अगर है तो बचाए तो लगाओ। माइन इज पुअर बट योर स्टेट इज रिच। अब स्टेट कितनी बार आ चुका है? एक बार। क्या कह रहा है? मेरी गरीब है लेकिन आपकी स्टेट रिच है, अमीर है। तो मेरी क्या गरीब है भाई? मेरी क्या गरीब है? माइन के अंदर घुसते हैं। माइन की वैल्यू क्या होती है? माई प्लस
वो वस्तु, वो संज्ञा, वो नाउन जिसकी बात हो रही है सेंटेंस में, किस संज्ञा की, किस नाउन की बातचीत हो रही है सेंटेंस में, इसकी बातचीत हो रही है भाई। यानी कि इसकी जो माइन की वैल्यू में माई के साथ जो वस्तु है वो क्या है, वो स्टेट ही है। अच्छा जी, स्टेट ही है तो इसका मतलब क्या हुआ, माइन बराबर क्या है, माइन लिखा तो माइन है लेकिन माइन का मतलब यहाँ पर क्या है, वैल्यू क्या है माइन की, माई स्टेट। ऐसे पढ़े माइन ना पढ़ के माई स्टेट इज पुअर बट योर स्टेट इज रिच, तो इसमें कोई भी एरर नहीं बनता। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आई होंगी। क्या सिर्फ माइन ही है, नहीं भाई, योर्स भी था, याद करो। नहीं याद है तो इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है प्रोनाउन की, उनको देखो, तभी ये चुटकियों का क्वेश्चन था, इसमें फटाक से नो एरर ढूंढ सकते थे। योर्स बराबर होता अगर योर्स की वैल्यू योर प्लस वो नाउन, वो वस्तु, वो संज्ञा जो सेंटेंस में गिवन है। ऐसे ही सारे प्रोनाउंस आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम एक बार। तो सेकंड क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर, द डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, द डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हैज गिवन इट्स कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। अब देखो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट आ गया हमारा द डायरेक्टर, द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हैज गिवन इट्स कंसेंट। सोचने वाली बात है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, डायरेक्टर। सेंटेंस का मीनिंग अगर आप निकाल पाए कि द डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस जो कोरस्पोंडेंस है या पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षित होना चाहते हैं लोग, वो जो एजुकेशन की बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है या डिपार्टमेंट है, उसका जो डायरेक्टर व्यक्ति है, डायरेक्टर तो व्यक्ति होते हैं, रोबोट तो अभी हो ही नहीं, तो व्यक्ति जो है वो जो डायरेक्टर है, हैज गिवन इट्स कंसेंट। इसमें एग्जामिनर क्या करता है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड दे देता कि आप पहचान नहीं पाते कि गड़बड़ क्या हो रही है। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं, देखिए अगर यहां पर सब्जेक्ट है आई और फिर लिख दिया जाए एम, फिर लिख दिया जाए डूइंग, ऐसे, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, आई हैव, और इजी हो जाएगा, डन डैश वर्क, शी हैज डन डैश वर्क, Ravi has done dash work. Kavi has done dash work. इन सभी सेंटेंसेस में आप देखो, आई हैव डन, मैं काम कर चुका हूं, किसका काम करना चाहिए मुझे, लॉजिकली तो मुझे अपना करना चाहिए। जब आई सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, माई। फिर शी हैज डन, शी के लिए क्या आएगा, हर। सोचने वाली बात है, ये जो शी है यहां पर, इसकी जगह अगर शीला भी होता तब भी हमारा आंसर यहां पर हर आता, क्योंकि मेल्स के लिए हिज, फीमेल्स के लिए हर, आई के लिए माई, वी डब्ल्यू ई वी हम, वी के लिए ओ यू आर आर, और रवि कवि ये दोनों मेल्स हैं तो इसमें रवि हैज डन, रवि ने अपना काम किया, रवि को नहीं, ही के हिसाब से हिज, कवि ने अपना काम किया, ही के अकॉर्डिंग हिज। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आई का माई में जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, शी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हर है, रवि कोई मेल है, लड़के का नाम है, मेंस नेम है तो हिज। यहां अगर देयर दे होता, दे THEY दे, आगे हम देयर कर देते, जो भी सेंटेंस जैसे भी था देयर। इसमें वही चीज आपको समझनी। अब देखिएगा एग्जामिनर ने क्या किया, यहां से लेकर ये पूरा यहां तक आपको बेवकूफ बनाने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड्स दे दिए। अगर आप इन एक्स्ट्रा वर्ड्स को ना पढ़ो, एक बार को इनको ना पढ़ा जाए, छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो आप देखोगे क्वेश्चन कितना छोटा और इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। द डायरेक्टर हैज गिवन इट्स कंसेंट, अगर अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक लिखूं, कंसेंट, द डायरेक्टर हैज गिवन इट्स कंसेंट का मतलब होता है सहमति,
कंसेंट मतलब सहमति, मंजूरी। अब इसको हम समझते हैं, इसकी जगह मैंने लिख दिया आई हैव गिवन डैश कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति। मैंने सहमति दी है। किसकी सहमति दूंगा मैं? मेरे पास और किसी की सहमति नहीं, पर सबसे पहले अपनी सहमति होगी। ऐसे ही शी हैज गिवन डैश consent. She has given dash consent. Hina has given dash consent. रवि या राकेश या आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक मेल का एग्जांपल ले लेते हैं। द प्लेयर हैज गिवन डैश कंसेंट। द प्लेयर हैज गिवन डैश कंसेंट। इसकी अगर बात करी जाए तो देखो, जितने भी डैशेस हैं, इन डैशेस में क्या आएगा? आई, मैंने अपनी सहमति दी है तो आई हैव गिवन माई कंसेंट। लड़की ने अपनी सहमति दी है तो शी हैज गिवन, या शीला हैज गिवन, या रोमा हैज गिवन, लक्ष्मी हैज गिवन, जो भी फीमेल के लिए अगर बात करें तो हर। हिना ने अपनी सहमति, हिना हैज गिवन हर। द प्लेयर, अब प्लेयर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम अगर मान के चले कि लड़के की बात हो रही है तो इसकी वैल्यू ही के हिसाब से ही। मेरे ख्याल से अब चीजें समझ आई होंगी। तो एग्जामिनर ने ये सारा जो दिया, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने लिख दिया। एरर अभी भी इसमें है, आप बताएंगे कि भाई गड़बड़ क्या है। तो गड़बड़ ये है, डायरेक्टर को भी क्या मानेंगे हम? डायरेक्टर क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति, या तो ही या शी। अगर मैं इसे ही मान लू, डायरेक्टर है ही, तो डायरेक्टर यानी कि ही, द डायरेक्टर यानी ही हैज गिवन, किसकी सहमति देगा? ही। मैं, आई, माई की सहमति देगा, अपनी। वी, WEV, अपनी सहमति देंगे, हमारी। और यू, आप अपनी सहमति दोगे, यू, योर। शी, हर। तो डायरेक्टर की वैल्यू अगर ही मान लें तो यहां पर क्या आना चाहिए था? हिज। अगर डायरेक्टर की वैल्यू में शी मानू, डायरेक्टरेस होगा बेसिकली, शी मानू तब भी हर आएगा, लेकिन इट्स यहां पर गलत था। तो इसी क्वेश्चन को मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जब ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देता है और खाम खा के फालतू के वर्ड्स बीच में ऐसे ऐसे दे देता है बेवकूफ बनाने के लिए, तो आप सीधा पढ़ ही नहीं पाते। था डायरेक्टर हैज गिवन क्या होना चाहिए था? ये गलत था भाई, ये था जो गलत था। इट्स नहीं, डायरेक्टर है वो अपनी कंसेंट, अपनी मंजूरी देगा, हिज कंसेंट होना चाहिए था। बट ये मैंने आपको बता दिया तो मैं आपको आसान लगने लगा, लेकिन देखो, अब देखो जरा, ये जो क्वेश्चन आया, ये क्या इसमें कर दिया? द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हैज गिवन इट्स कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। ऐसे पढ़ोगे आप तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस उतने ध्यान से या तो देखी नहीं, बिल्कुल भी देखी है तो अपना स्किप करके थोड़ी देर देख के और अपना पल्ला झाड़ दिया। तो भाई ऐसे तो फिर नहीं सीख पाओगे आप। नहीं तो इसमें एक सेकंड का काम था, जैसे आप सेंटेंस रीड करते, द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हैज गिवन इट्स। इट्स कहां से आएगा? आपका दिमाग आपको बोलता भाई इट्स तो तब आता है जब सब्जेक्ट के रूप में इट रहा हो। ये डायरेक्टर इट थोड़ी है, डायरेक्टर तो ही है, ही के हिसाब से तो इट्स नहीं आ सकता। तुरंत आपका दिमाग आपको ये बात बोल देता। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब बताओ, मिस्टर शुक्ला ने इंट्रोड्यूस कराया प्रिंसिपल से एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्लास के मॉनिटर की तरह, क्लास के मॉनिटर के रूप में। क्लास के मॉनिटर के रूप में मिस्टर शुक्ला ने प्रिंसिपल से परिचित कराया। किसको? मिस्टर शुक्ला ने दिखाया प्रिंसिपल के सामने, इंट्रोडक्शन दिया। क्या बोला? मॉनिटर हूं सर मैं, आई एम द मॉनिटर। तो सोचो, मिस्टर शुक्ला एक स्टूडेंट की बात हो रही है, उसने इंट्रोड्यूस कराया किसको? खुद को। मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड किसको? हिमसेल्फ। यहां पर क्या आएगा? हिमसेल्फ। और ये जो वर्ब है ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियोस में आपने देख लिया होगा। मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर शुक्ला ने इंट्रोड्यूस कराया, परिचय दिया किसका?
अपने आप का परिचय दिया मिस्टर शुक्ला ने टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के सामने, प्रिंसिपल को एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, कक्षा के मॉनिटर के रूप में प्रिंसिपल के सामने मिस्टर शुक्ला ने अपने आप को परिचित कराया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने करना था। नेक्स्ट वन इज दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड, इसमें थोड़ा स्पेस कर लेंगे। हाँ, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड at her but fortunately did not bite her। देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा यहां पर, वो सिर्फ इतना है कि यहां हमने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन सीखे थे। हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन सीखे थे उसके हिसाब से आपको आंसर देना, रिलेटिव प्रोनाउन जो थे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखो, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हर बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हर। ये वही सेम कुत्ता है, दिस इज द सेम डॉग, ये वही सेम कुत्ता है जिसने बाग किया, मतलब जो भौंका उस लड़की पर, लेकिन सौभाग्यवश, सौभाग्यशाली ये रही कि चलो भौंका कोई बात नहीं, डिड नॉट बाइट हर, लेकिन इसने उसे काटा नहीं उस लड़की को। तो इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि द सेम जब भी हम यूज करते हैं तो द सेम का जो पेयर है वो बनता है दैट के साथ या फिर एज के साथ। अब यहां ज्यादा सही जो है दिस इज द सेम डॉग, मतलब ये वही सेम कुत्ता है। दूसरा होता तो हम जाते कि उसी जैसा दूसरा कोई है, उसी जैसा दूसरा कोई, तो हम कहते एज के साथ, द सेम एज। लेकिन ये वही कुत्ता है जिसने काटना तो नहीं चाह, मतलब काटा तो नहीं बट भौंका जरूर था भाई। तो दिस इज द सेम डॉग, यहां गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। क्या है कि जब द सेम आता है तो इसके एक दो वर्ड, दो तीन वर्ड्स के बाद जो पेयरिंग होती है द सेम का, पेयरिंग क्या नई चीज है सर? भाई नई नहीं है, सुनी हुई है आपके लिए सारी चीजें। आपने सुना होगा ईदर और, नाइदर या नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ऐसे ही ये पेयर में काम करते हैं ये शब्द, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, रादर देन, ये सारी चीजें पेयर में काम करती हैं। ऐसा ही पेयर है द सेम का, किसके साथ पेयर करता है? या तो दैट के साथ या एज के साथ। एज के साथ कब? जब अस्पष्ट हो चीजें, अस्पष्ट हो, पता नहीं कौन सा, और जब स्पष्ट हो, कंफर्म हो, जब स्पष्ट हो या जब कंफर्म हो तो आप किसको यूज करते हैं? तब आप यूज करते हैं दैट को, किसके साथ? द सेम के साथ। तो यहां दिस इज द सेम डॉग दैट, यहां पर क्या होगा? दैट। और ये इजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली अगर आपको याद होता द सेम आता है सेंटेंस में, एज आता है या दैट आता है, फिर आप सेंटेंस पूरा पढ़ते। एज तो तब आता है जब अस्पष्ट होता है, तो उसी सेम एक ही कुत्ते की बात हो रही है तो दैट लगा देते। मुझे एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली अगर कोशिश करेंगे करने की तो देखो, the principal as well as the teachers absented themselves from the office। अब यहां गड़बड़ क्या हो गई? ये जो एज वेल एज है, आंसर इसमें क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला हिस्सा, themselves नहीं आएगा, himself आएगा। अब himself कैसे आएगा तो देखते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। himself क्यों आएगा, themselves क्यों गलत है? देखो, एज वेल एज जो वर्ड है ये कहता है कि भाई मेरे से पहले भी कोई शब्द है, मेरे बाद भी कोई शब्द है, और मैं मुख्य किसको मानता हूं? मैं मेन मानता हूं पहले वाले को, और बाद वाले को मैं मानता हूं एक्स्ट्रा, उसको मेन नहीं मानता, वो एक्स्ट्रा है। तो जो वर्ब आनी है, जो प्रोनाउन आना है, वो सारे मेन के हिसाब से ही काम होंगे। तो यहां पर क्या हुआ? द प्रिंसिपल हो गया मेन, एज वेल एज के पहले मेन आता है, फिर एज वेल एज आया तो एज वेल एज के पहले आया द प्रिंसिपल मेन हो गया, फिर आया द टीचर्स। तो टीचर्स कैसा वर्ड हो गया, कैसे नाउन्स हो गए? एक्स्ट्रा।
फिर देमसेल, अब देमसेल किसके हिसाब से आया, देम, दम में जुड़ा हुआ है सेल्स। सोचने वाली बात है, ये शुरुआत कहां से होती है इसकी, दे से। अब दे के सुटेबल क्या होता है, द प्रिंसिपल तो एक है, तो द प्रिंसिपल किसके लिए सुटेबल है, द प्रिंसिपल के लिए क्या आना चाहिए, ही के हिसाब से द प्रिंसिपल सुटेबल। लेकिन टीचर्स ज्यादा है, तो टीचर्स के हिसाब से तो आ सकता है, टीचर्स के हिसाब से, टीचर्स के अकॉर्डिंग आपका दे सुटेबल है, दे के हिसाब से देमसेल सुटेबल है। लेकिन देमसेल गलत क्यों है, क्योंकि भाई देमसेल तो आपने टीचर्स के हिसाब से लगा दिया, और एज वेल एज जब आया उस सेंटेंस में तो उससे पहले वाला शब्द मेन होता, उसी के अकॉर्डिंग चीजें होंगी, वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन हमने देमसेल लगा रखा है टीचर्स के अकॉर्डिंग, जो कि गलत है। तो मेन सब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ड कौन है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, द प्रिंसिपल को आप आई वी यू दे ही, इस इन पांचों में से क्या कहोगे, आप द प्रिंसिपल को इन पांच शब्दों में से क्या कहोगे, आई या यू या वी या दे, तो ये आंसर आएगा ही, प्रिंसिपल की वैल्यू है ही के हिसाब से यहां सब कुछ आएगा, और वो क्या होगा, हिमसेल्फ, इसीलिए ये गलत था। अगर मैं इसको ऐसे समझूं, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, और अगर यहां आई ना होकर के ही हो जाता, ही रिस्पेक्ट्स, तो फिर क्या माई सेल्फ लगेगा, नहीं, फिर ही के अकॉर्डिंग क्या आता, हिमसेल्फ। अगर मैं कहूं शी रिस्पेक्ट्स, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, हर सेल्फ, फिर हर सेल्फ लिखना पड़ेगा। ये फर्क है भाई मेन, शी के अकॉर्डिंग आया हर सेल्फ, आई के अकॉर्डिंग आया माई सेल्फ, ही के अकॉर्डिंग आया हिमसेल्फ। तो यहां द प्रिंसिपल है मेन वर्ड, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल की वैल्यू हुई ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिमसेल्फ, ना कि देमसेल्फ। इसमें ये गड़बड़ था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताएंगे। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उनमें से अगर कोई भी क्लियर नहीं हुआ तो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के डालें, या फिर उस क्वेश्चन को मेंशन कर दें आप थोड़ा सा टाइप करके कि सर ये वाला क्लियर नहीं हुआ, उसको दोबारा करेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया देमसेल, यानी थर्ड में आंसर है। अब नंबर 6 की बारी है। एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स यू आर फार बेटर देन हिम। ये बहुत सबसे अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है। हमने पर्सनल प्रोनाउन किए थे, आपको याद होगा पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि हम जब कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन इक्वालिटी में चलता है। इक्वालिटी बोले तो बराबरी में, समानताएं होती है। मतलब आप, एक आदमी अपना गधा ले आया और दूसरा आदमी अपना घोड़ा ले आया, गधे और घोड़े की रेस करा दी और कह रहे देखो भाई घोड़ा कितना शक्तिशाली है, जीत गया ना। अरे भाई गधा और घोड़ा, देखो कंपैरिजन है। तो जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले किए थे। पर्सनल प्रोनाउंस में भी मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन इक्वालिटी में होगा, बराबरी में होगा, समानता में होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप कहते हो आई एम बेटर देन हिम, गलत है। आई एम बेटर देन देम, गलत है। आई एम बेटर देन हर, गलत है। क्यों गलत है सर, सारे ही गलत बताते जा रहे हो, कोई ठीक भी बताओ। भाई ये जो आई है ना, आई ये प्रोनाउन है, और ये जो है हिम देम हर, ये भी सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। बिल्कुल सही बात। प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्ट का भी काम करते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। ये वाले जो तीनों मैंने लिखा, ये वो प्रोनाउंस हैं जो ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर इनका सब्जेक्ट कौन है, तो भाई इनके सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं। हिम का सब्जेक्ट ही है, देम का सब्जेक्ट दे है, हर का सब्जेक्ट शी है। ये सब्जेक्टिव केसेस है और ये इन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स है। आपको याद होगा, लिखते हैं ना, आई मी माई माइन, वी अस आर आर्स, यू यू योर योर्स। सर हम तो आई माई मी पढ़ते हैं भाई, उसमें दिक्कत यह है कि पहले आपने पढ़ लिया आई माई मी में, आपने पहले पढ़ लिया, यहां पर सबसे पहले पढ़ रहे हो आप सब्जेक्टिव, फिर आप पढ़ रहे हो पॉजेसिव एडजेक्टिव को प्रोनाउन के अंदर, फिर आप ऑब्जेक्टिव पे वापस आ रहे हो। तो बेटर तरीका है आई मी, पहले सब्जेक्टिव सारे, फिर ऑब्जेक्टिव सारे, फिर एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, ऐसे पढ़ना चाहिए आपको। तो यहां पर एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स
गणित के एक अध्यापक के तौर पर यू आर फार बेटर, आप बहुत ज्यादा बेहतर हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत ज्यादा आगे हो, देन किससे, उससे। तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, और कंपैरिजन किसका चल रहा है, टीचर का। तो एज अ टीचर जब आप कंपेयर करते हो तो आप प्रोनाउन को यूज करते हो यू को। ये वाला जो यू है, यू आर, यू आर, इसमें जो यू है वो क्या काम कर रहा है आपके लिए, वो कौन सा यू है। यू सबसे पहली वाली बात, यू है क्या, यू एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन जनरली सेंटेंस में दो काम कर सकता है, या तो सेंटेंस में आकर प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा, या सेंटेंस में आकर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, वही चीज हमने सीखी भी थी कि भाई ये जो है, ये आई, ये इसका ऑब्जेक्टिव मीन, वी ऑब्जेक्टिव अस। वी भी प्रोनाउन है, अस भी प्रोनाउन है, लेकिन वी है सब्जेक्ट में बनने वाला, सब्जेक्ट के रूप में यूज में सेंटेंस में आने वाला प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट में अगर चाहिए तो आपको अस यूज करना पड़ेगा। दे प्रोनाउन है, देम भी प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है, हर भी प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, हिम भी प्रोनाउन है। अलग क्या हो गया भाई, अलग की ही तो बात हो रही है, अलग ही तो बता रहा हूं, यही तो गड़बड़ है। कृपा तो यही उठकी पड़ी है। देखो, ये सारे सब्जेक्टिव हैं लेकिन प्रोनाउन, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट का काम लेकिन प्रोनाउन है। लेकिन बराबरी होनी चाहिए। जब कंपेयर, तुलना करोगे, आप किसी को किसी से कम या ज्यादा बताओगे, क्वालिटी का कम या क्वालिटी का ज्यादा होना बताओगे, तो इनकी आपस में एक दूसरे से तुलना होगी, या फिर इनकी आपस में एक दूसरे से, इधर इधर तुलना हो सकती है आपस में, इधर इधर आपस में। लेकिन कुछ इधर के, कोई इधर का, ये तुलना हो नहीं सकती। आई की तुलना दे से, आई की तुलना वी से, आई की तुलना शी और ही से हो। आई एम बेटर देन ही, सही है। आई एम बेटर देन शी, सही है। आई एम बेटर देन दे, सही है। लेकिन आई एम बेटर देन अस, या आई एम बेटर देन देम, आई एम बेटर देन हर, हिम, ये गलत है। मी, अस, ये आपस में कंपैरिजन हो सकते हैं, ये आपस में कंपेयर कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं हो सकता। यहां पर आप देखोगे तो यू आया, उसी को बता रहे हैं, यू आर, आप हो फार बेटर, मतलब बहुत ज्यादा बेहतर। आप बहुत ज्यादा बेहतर हो, यानी कि किसी ना किसी से तो ज्यादा बेहतर हो। बता दिया से, इससे, हिम से ज्यादा बेहतर हो। मतलब तुलना किसकी चल रही है, कंपेयर किसको कर रहे हैं, यू को, उसको ज्यादा दिखा रहे हैं। तो यू क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सा होगा, क्योंकि इसको ज्यादा दिखाया जा रहा है, ये प्रोनाउन कैसा माना जाएगा, सब्जेक्ट। तो किससे ज्यादा दिखा रहे हैं, हिम से, तो हिम भी क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन यू प्रोनाउन होने के साथ साथ सब्जेक्ट था, और हिम प्रोनाउन होने के साथ साथ हमको पता क्या है, ऑब्जेक्ट है। और तुलना होती है बराबरी में, इसीलिए ये गलत हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। काहे लगाना पड़ेगा, इधर जो प्रोनाउन था ना यू, वो भी सब्जेक्ट था, तो बराबरी में होगी तुलना। तो इसको हटाकर इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे, क्योंकि हमने तो शुरू की क्लासेस देखी नहीं है। तो ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। हिम ऑब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस होता है ही। ये दोनों में फर्क है, बेसिक सा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं थोड़ा डायरेक्टली आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट किया हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ये प्रैक्टिस है। ये क्वेश्चंस में आए हुए एग्जांपल्स हैं जो मैंने कंटेंट के थ्रू आपको समझाए हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। Ours are the same problems that yours। यहां पर आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, ours are the same problems that are yours। जो आर्स है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो आर्स है इसका मीनिंग क्या है। आर्स बराबर है आर प्लस नाउन। नाउन क्या है, ये रहा। हमारी प्रॉब्लम्स सेम प्रॉब्लम से, किसकी प्रॉब्लम से सेम है, आपकी प्रॉब्लम से। तो आर प्रॉब्लम्स, आर्स बराबर है आर प्रॉब्लम्स आर द सेम प्रॉब्लम्स दैट आर योर्स। अब यहां प्रॉब्लम्स लिख दिया एक बार, योर्स में भी योर्स की वैल्यू ढूंढेंगे तो योर प्लस प्रॉब्लम्स, वही नाउन जो एक बार आया है। तो ये इसके अंदर भी एस है, यानी कि नाउन है। इसके अंदर भी एस है, यानी नाउन था। वो नाउन जो दोनों के अंदर था वो यहां पर अलग से लिखा गया, रिपीट नहीं हुआ, क्लियर हो गया, कंपैरिजन हो गया, नो एरर। एक और सेंटेंस देखिएगा, सीपीयू मींस में आ चुका क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। हिज इज अ बिगर हाउस देन
हर्ष। अब यहां कंपेयर करते हैं हम चीजों को जरा। हिज, इज यानी हिज किसके इक्वल है? हिज हाउस के। हिज हाउस इज अ बिगर हाउस, यहां दे दिया, देन हर्ष। अब हर्ष किसके इक्वल है? हर हाउस के। अब इसको अगर ऐसे पढ़ा जाए, हिज हाउस इज अ बिगर हाउस देन हर हाउस। 3 बार मैंने हाउस बोला, लेकिन लिखा हुआ कितनी बार है सेंटेंस में? सिर्फ एक बार। इसके अंदर का हाउस यानी कि एस जो हर से नाउन हाउस दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल बढ़िया बात। इसके अंदर भी हाउस छिपा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही। इसमें भी कोई एरर नहीं था। जस्ट आपको यहां पर आर ऐड करना है, दैट आर योर्स। आर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स दैट आर योर्स। इसमें कोई भी एरर नहीं था। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पटना आर मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ दरभंगा। ये मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपके कंपैरिजन को रोकने वाले जो दो चीते हैं आपके पास, वो है दैट और दोज। अगर कोई सिंगुलर नाउन है, अगर कोई एक वचन है, उसका कंपैरिजन रोकना है तो उसको उसकी जगह दैट आएगा। प्लूरल नाउन है, बहुवचन है, एक से ज्यादा की बात कर रहा, कंपैरिजन रोकना है तो दोज आएगा। कंपैरिजन रोकना से मतलब क्या है? कंपैरिजन रोकना से मतलब है कि सेम नाउन रिपीट तो हो नहीं सकता, और अगर साथ में ओ एफ ऑफ आया हो तो ऑफ जब सेंटेंस में आता है तो आप क्या करेंगे? सेम चीज को रिपीट ना कर करके वो चीज को रिप्लेस कर देंगे, या तो दैट से या दोज से। अगर वो चीज एक है तो दैट लिखेंगे, उस चीज को, उस नाउन को नहीं लिखेंगे। बहुवचन प्लूरल है तो दोज लिख देंगे, उसे नहीं लिखेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, द गोल्ड ऑफ एफसी, कंपनी का नाम है एफसी ज्वेलर्स, इज बेटर देन द गोल्ड ऑफ केडी, केडी ज्वेलर्स। इसको आप देखेंगे ध्यान से थोड़ा, अगर इस सेंटेंस को आप देखो एक बार थोड़ा ध्यान से, तो भाई द गोल्ड ऑफ एफसी ज्वेलर्स इज बेटर देन द गोल्ड ऑफ केडी। तो मेरे ख्याल से आपको अब अंदाजा हो गया होगा इसमें गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है मेरे भाई कि द गोल्ड गलत है, सीधी सी बात है। द गोल्ड गलत क्यों है? क्योंकि सेम नाउन रिपीट नहीं होता। ठीक है, अब रिपीट नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हम इस सेम नाउन को हटा देते हैं। बिल्कुल सही बात, हटा दिया हम। अब पढ़ के देखते हैं, ये सेम नाउन था, हटा दिया। क्या ये अब करेक्ट हो गया? द गोल्ड ऑफ एफसी ज्वेलर्स इज बेटर देन ऑफ केडी। अच्छा सर, ऑफ को भी हटा दो। भाई ऑफ को भी हटा दोगे ना तब भी वो करेक्ट नहीं होएगा, नहीं होएगा। द गोल्ड ऑफ एफसी ज्वेलर्स इज बेटर देन केडी। अगर ऑफ को हटा दो तो केडी। पंगा क्या हो जाएगा फिर? पंगा ये हो जाएगा, गड़बड़ ये हो जाएगी कि ये कुछ कुछ वही वाली बात होगी, द फैन ऑफ बजाज इज मोर, थोड़ा और इजी करते हैं, इज फास्टर या बेटर देन ओरिएंट। अब देखो, द फैन ऑफ बजाज इज बेटर देन ओरिएंट। ओरिएंट ब्रांड है, कंपनी का नाम है, कह रहा कि ओरिएंट से बेहतर है। बजाज नहीं, बजाज का पंखा। कह रहा है बजाज का जो पंखा है वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा सही। तो द फैन ऑफ बजाज इज बेटर देन ओरिएंट। भाई यहां गड़बड़ी हो गई कि हम बजाज का कंपैरिजन तो कर नहीं रहे थे, हम कंपैरिजन कर रहे थे फैन का। कंपनी बजाज थी तो हमें बजाज कंपनी के प्रोडक्ट का जो कंपैरिजन है ना, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से करना चाहिए, ना कि सीधा कंपनी से। हाँ, अगर ये होता यहां तक, बजाज इज बेटर देन ओरिएंट, ओरिएंट इज बेटर देन बजाज, तो कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन चल रहा था, बिल्कुल ठीक हो जाता। पर अभी गड़बड़ है। गड़बड़ यूं है कि बजाज की कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है, कोई आइटम है, उसका कंपैरिजन कंपनी से नहीं, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से कर सकते हैं। तो यहां हम क्या सीखना चाह रहे थे? द फैन ऑफ बजाज इज बेटर देन
द फैन ऑफ ओरिएंट, और यहां आपने अगर द फैन ऑफ ओरिएंट लिखा तो वो द फैन ऑफ, वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। द फैन ऑफ यहां पर भी है, द फैन ऑफ यहां, रिपीटेशन से भी बचना है। जैसे कि यहां था द गोल्ड ऑफ एफसी ज्वेलर्स इज बेटर देन द गोल्ड ऑफ केडी, तो ये इसलिए गलत था क्योंकि रिपीट हो रहा था। यहां रिपीटेशन ही नहीं दिया, ये इसलिए गलत है कि कंपैरिजन गलत कर दिया। बजाज कंपनी के पंखे का कंपैरिजन ओरिएंट कंपनी से नहीं, ओरिएंट के पंखे से कर सकते हैं, तो यहाँ कंपैरिजन गलत हो गया भाई, ये इसलिए गलत है। रिपीटिशन तो नहीं किया लेकिन कंपैरिजन गलत कर दिया, इसलिए बराबरी में होता कंपैरिजन। यहाँ रिपीट कर ही दिया था, वो तो हमने हटाया बाद में, तो अभी भी ये गलत है, कंपैरिजन सही नहीं हो रहा है। तो इसको समझो, द गोल्ड ऑफ सी एफसी ज्वेलर्स इज बेटर देन, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि भाई किससे कंपेयर कर रहे हो। जैसे ही आप लिखोगे ना दैट ऑफ तो है ही, जैसे आप लिखोगे दैट, तो अब क्या हो जाएगा, द गोल्ड ऑफ एफसी ज्वेलर्स इज बेटर देन दैट ऑफ केडी। अब इसका मतलब क्या हुआ, दैट जो है उसका मतलब है द गोल्ड, दैट बराबर है द गोल्ड के, जो कि लिखा नहीं है, दैट लिख दिया उसकी जगह। ऐसे ही अगर इन गोल्ड की जगह कुछ प्लूरल होता तो हम दैट ना लगा करके दो लगाते, जैसे द शूज ऑफ एडिडास आर more durable, are more durable than the shoes of red tape। हम किसी कंपनी को इंक्लूड नहीं कर रहे भाई, इट्स जस्ट अ सपोजिशनल सेंटेंस। हम किसी के को कम या ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ अपने सेंटेंस से कंपैरिजन ले रहे हैं जो कि अजम्पशन पर बेस्ड है। अगर मान लो इसी को ऐसे लिख दिया जाए, द शूज ऑफ एडिडास आर मोर ड्यूरेबल देन, और ऑफ भी ना लिखे, देन रेड टेप। अब सोचो, सोचने वाली बात है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में दोनों ही गलत है, लेकिन गलत क्यों। पहला, द शूज ऑफ एडिडास आर मोर ड्यूरेबल देन द शूज। अब द शूज दो बार आ चुका है, पहले आया सही है लेकिन दोबारा आया, रिपीटिशन हो नहीं सकता, ये इसलिए गलत। ये वाला द शूज ऑफ एडिडास आर मोर ड्यूरेबल देन रेड टेप, तो ये क्यों गलत है, क्योंकि द शूज का कंपैरिजन सीधा कंपनी से कर दिया, कंपनी एडिडास थी, कंपनी के प्रोडक्ट का कंपैरिजन कंपनी के प्रोडक्ट से होना था, तो ये कंपैरिजन गलत हो गया। तो इसको सही करने के लिए आप क्या लिखेंगे, दोज ऑफ, द शूज ऑफ एडिडास आर मोर ड्यूरेबल देन दोज ऑफ रेड टेप। एडिडास कंपनी के जूते अधिक टिकाऊ हैं, लंबे चलने वाले, किससे, रेड टेप के शूज से। अब शूज अगर लिखेंगे तो वही वाली बात हो जाएगी, तो यहां पर आपको लिखना है ऐसा शब्द जिससे क्लियर भी हो जाए, स्पष्ट भी हो जाए मीनिंग, किसका कंपैरिजन किससे चल रहा, और रिपीट भी ना हो। तो यहां पर हमने क्या लिखना पड़ेगा, देन दोज, देन दोज ऑफ रेड टेप, द शूज ऑफ एडिडास आर मोर ड्यूरेबल देन दोज ऑफ रेड टेप। तो ये मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वाले सेंटेंस में आप देखोगे, the educational institutions of Patna are more expensive than, तो यहां हो रहा है institutions, institutions आर, ये भी खाली पीली दे रखा है, ये भी खाली पीली दे रखा है। इंस्टीट्यूशंस आर मोर एक्सपेंसिव, इंस्टीट्यूशंस ज्यादा महंगे हैं, किससे, दरभंगा के इंस्टीट्यूशन से। तो बात हो रही इंस्टीट्यूशंस की जो कि प्लूरल है, तो यहाँ दैट ना करके बहुवचन के क्या लिया जाना चाहिए था, दो हजार। इंस्टीट्यूशन होता, सिंगुलर होता तो दैट ऑफ सही होता। अब ये है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आगे पे बढ़ते हैं। जाकिर लेंट मी, देखिएगा, Zakir lent me some rupees on the condition that I should return the same before September। अब समझने वाली बात है कि जाकिर ने मुझे पैसे उधार दिए
कुछ पैसे उधार दिए, कुछ रुपए उधार दिए, एक ही कंडीशन पे कि आई शुड रिटर्न द सेम, मुझे उसे रिटर्न करना, द सेम नहीं भाई, मनी है वो, मनी, व्यक्ति तो है नहीं, वो एक वस्तु है, तो क्या यूज होना चाहिए, आई शुड रिटर्न इट बिफोर सितंबर, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट, आप और, यू एंड आई है तो आप और मैं, मेरा या हमारा, इनमें से एक आएगा, आपने और मैंने हमारा काम किया या मेरा काम किया। तो भाई सोचने वाली बात है, मैं और आप मिलकर क्या बन गए, आप और मैं मिलकर क्या बन गए, हम के हिसाब से क्या आना चाहिए, हमारा। तो यहाँ गलत क्या है, ये गलत है भाई, क्या आना चाहिए था, आवर बेस्ट, यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट, आपने और मैंने मिलकर हम दोनों का बेस्ट कर दिया, इसमें ये गड़बड़ थी। आगे बढ़ते हैं, he says it is his problems, वो कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम से समस्याएं हैं, बट लेकिन you say it is your also, ये रही गड़बड़, ये your, वह कहता, he says it is his problems, कि ये उसकी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, लेकिन यू से, लेकिन आप कहते हो कि ये आपकी भी है, आपकी क्या है, आपकी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, किसकी बात हो रही है, परेशानियों की बात हो रही है, तो कहना क्या चाह रहा है, आपकी भी यही प्रॉब्लम्स हैं, आपकी भी यही प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसको योर नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना पड़ेगा, योर्स होना पड़ेगा, क्योंकि योर्स इज इक्वल टू योर प्लस नाउन, नाउन क्या है, प्रॉब्लम्स, क्यों, क्योंकि एक बार यही है, तो यहाँ एरर आ गया आपका सेकंड पार्ट में, प्रॉब्लम्स, सॉरी सेकंड पार्ट में नहीं, यहाँ एरर आ गया आपका इसके अंदर फोर्थ पार्ट में, क्योंकि योर की जगह क्या आएगा, योर्स, क्यों, क्योंकि भाई कंपैरिजन हो ही रहा है, ये आप रोक रहा है रिपीटिशन को, तो योर्स आएगा जो कि पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हाँ जी, ये आ गया आपका, द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन पटना, जो कलकत्ता के, कोलकाता के होटल्स हैं वो ज्यादा सस्ते पड़ते हैं पटना से, या पटना के होटल से। आप कोलकाता का कंपैरिजन पटना से स्टेट टू स्टेट कर सकते हो, लेकिन कंपैरिजन हो किसका रहा है, होटल्स का, कैलकाटा के या कोलकाता के होटल्स का कंपैरिजन कहीं किसी स्टेट के होटल से होगा, स्टेट से नहीं होगा, तो यहां गड़बड़ क्या हो गई, देन हमें क्या लिखना पड़ेगा, देन द होटल्स ऑफ पटना। अब देन द होटल्स ऑफ पटना में गड़बड़ ये रह गई कि भाई हमने तो द होटल्स ऑफ लिखा ही नहीं है, दिया ही नहीं है, तो हम तो पटना से कर रहे हैं डायरेक्ट, तो भाई यही गलत कर रहे हैं हम, हमने द होटल्स अगर दोबारा लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, प्लूरल है होटल्स, तो दोज ऑफ पटना, तो यहां पर आएगा दोज ऑफ पटना, द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन दोज ऑफ पटना, इस टाइप से ये ठीक हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ईच मेंबर एंड हिज वर्कर हैज गिवन देयर कंसेंट, ये याद रखने की चीज है, ईच हुआ, एवरी हुआ, ईदर हुआ या नीदर हुआ, somebody, anybody, everybody, ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं, ही के लिए जब ही सेंटेंस में हो तो पॉजिटिवली क्या यूज करते हैं, हिज, इनमें से कोई आ जाए तो समझ लेना ही आया, क्योंकि इनकी वैल्यू ही है, तो अगर ही आया तो ही के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। अब हिज अगर होना चाहिए तो यहाँ पर देयर क्या कर रहा है, दैट इज द पॉइंट, हिज आएगा यहाँ पर, हिज कॉन्सेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉन्सेंट वर्ड का ही था, देखोगे आप देयर नहीं आएगा, क्योंकि इनके लिए आप इनको ही मानते हो, ही के कंपैरिजन में आप ही, हिम, हिज में जाते हो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वीना इज थिनर देन आइदर ऑफ हर फोर सिस्टर, अब आइदर नहीं आ सकता, तो हमने सीखा था कि आइदर तो दो में से किसी एक के लिए आता है, तो हम क्या लिखेंगे, एनी ऑफ या एनी वन ऑफ,
इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि बात चार की हो रही, दो की बात होती तो आइदर या इधर जो भी आप उसे प्रोनाउंस करें इधर आ जाता, लेकिन चार की बात हो रही तो ऐसा तो है नहीं अपना सेंटेंस करेक्ट करने। सर आपने कहा था इधर होगा तो दो होंगे, क्यों ना इस फोर को काट के हम यहाँ टू लिख दें, फिर तो सही हो जाएगा, तो दो बहनों को जान से मार दोगे अपना सेंटेंस करेक्ट करने के लिए, ऐसा थोड़ी होगा। तो वहां पर आपको एनी वन ऑफ लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट्स हु वी हैव सेलेक्टेड। अब देखो सोचने वाली बात है यहां पर, ये उनकी बात करा, वी सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा हु वी हैव सेलेक्टेड आर स्मार्ट यंग एंड एम्बिशियस। द कैंडिडेट whom वी हैव सेलेक्टेड, यहां पर आना पड़ेगा किसको, whom को, whom वी हैव सेलेक्टेड आर स्मार्ट यंग एंड एम्बिशियस, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, हमने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस दैट हैव। अब ये बात हो रही है कि भाई ये आपको खाली पीली दिया गया है इतना, ये खाली पीली दिया गया है इतना, देखिएगा ये आपको खाली पीली दे दिया गया है इतना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब एग्जामिनर आपको दे रहा है, ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये है यहां पर, लेकिन मैं इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं सेंटेंस को, कि भाई जब आप इन चीजों को देखते हो कि दिस इज, ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया जा रहा है, वन ऑफ ये भी बेवकूफ बनाने के लिए दिया जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है ये और ये, ऐसे पढ़े वन सजेशन दैट। अब वन सजेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। सिंगुलर वर्ब क्या थी, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर रखी है, एस पे एंड होने वाली हर वर्ब सिंगुलर थर्ड पर्सन में जाती, तो हैज, यहां हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज। ये गड़बड़ थी। अगर इसको ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, वैसे डील करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं हम। देखिएगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन, ये है, ये जो है वन ऑफ द बेस्ट सजेशन, बहुत सारे सजेशन दिए गए, उनमें से ये जो बेस्ट सजेशन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे, उनमें से एक है। क्या है वो, जो अभी तक आपके द्वारा दिया गया है। तो सजेशन तो एक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया दिए गए, लेकिन यहां हम इस सेंटेंस में उनमें से सिर्फ एक की बात करें, तो एक सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर ही होगी, सिंगुलर वर्ब असेंडिंग होती है। हम्म, देखिएगा श्वेता बॉट अ ब्यूटीफुल पेन एंड गेव द सेम। अब देखो द सेम फिर से गड़बड़ है यहां पर, द सेम गलत है, इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट। क्योंकि एक चीज की जब हम बात करते हैं कि दिस इज द मनी एंड आई विल गिव इट टू यू, दिस इज द मनी एंड आई विल गिव द सेम टू यू, द सेम नहीं हो सकता भाई, द सेम की कैटेगरी नहीं है। आप इस कैटेगरी में क्या यूज करते हो, इट। श्वेता ने पेन खरीदा, एक बहुत सुंदर पेन खरीदा और उसी को दे दिया, मतलब उसी पेन को दे दिया, तो जरूरी नहीं आप उसके लिए द सेम लगाओगे, तो द सेम लगाओगे तो आगे दैट या एज लगाना पड़ेगा। आगे दैट एज है ही नहीं, दैट या एज होता और ये होता ये वही पेन है या वैसा ही पेन है जैसा उसने दिया था, तब दो सेंटेंस के कनेक्शन में हम द सेम का यूज करते हैं। अभी सिंपली इट से काम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द मोर यू रीड दिस बुक, द मोर यू विल लाइक इट। ये कह रहा है जितना अधिक आप इस बुक को पढ़ोगे, द मोर यू विल लाइक इट, उतना अधिक आप इसे पसंद करोगे। अब बात हो रही है मोर, द मोर यू रीड, तो यू सब्जेक्ट है, रीड दिस बुक ये सही है, द मोर यू विल लाइक, इसमें कोई भी एरर है ही नहीं, नो एरर। दो बार सब्जेक्ट है, प्रोनाउन रिपीट हो सकते हैं, नाउन रिपीट नहीं हो सकते, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये देखिए योर फादर डजेंट लाइक यू गोइंग टू द पिक्चर्स एवरी डे। इसका मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। आपके फादर को यानी पिताजी को आपका
पिक्चर्स जाना यानी सिनेमा, सिनेमा हॉल जाना, आपका रोज सिनेमा हॉल जाना, आपका प्रतिदिन सिनेमा हॉल जाना पसंद नहीं है। ऐसे भी कह सकते हैं आपके पिताजी आपका रोज सिनेमा जाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो रखी है कि ये कहता है योर फादर, ये कहता है योर फादर डजंट लाइक यू, यू मतलब आप, और यहां सेंस आ रही है आपका, का, तो का क्या होता है, यू मतलब आप या तुम, और योर मतलब आपका, आपकी, आपके, योर का मतलब आपकी या आपके या आपका, और यहां सेंस भी आ रही आपका जाना, तो यहां योर की नहीं हमें, यहां यू की नहीं हमें, यहां योर की जरूरत है। ये यहां पर गड़बड़ थी इस सेंटेंस। तो चीजें सेंस के बेस पर आराम से करी जा सकती हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, होम डिड यू से वॉज नॉकिंग एट द डोर, अब समझना है इसको। ये इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ यू, वॉज नॉकिंग का सब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा इसे, और हु होता है सब्जेक्टिव, होम होता है ऑब्जेक्टिव। दोनों में यही एक डिफरेंस है। ये सेंटेंस में कब आता है, जब आपको जरूरत किसकी हो, ऑब्जेक्ट की। ये कब आता है, जब आपको जरूरत किसकी हो, सब्जेक्ट की। ये दोनों में डिफरेंस है। तो हु डिड यू से वॉज नॉकिंग, आपने किसको कहा, किसे कहा कि भाई दरवाजा खटखटा रहा था, तो यहां पर ये गलत था, यहां हु आएगा जो कि सब्जेक्ट होगा ये वाली वर्ब्स के लिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, द डायरेक्टर ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इन। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, हमने डिस्कस भी किया था। ये जो वर्ब थी लेट, ये एक वर्ब है, और वर्ब के बाद जनरली आमतौर पर ऑब्जेक्ट आता है, यानी ये भी ऑब्जेक्ट है लेट द स्टूडेंट, और आई से बराबरी में चीज जुड़ती है तो आई के पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद वाला भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहां क्या आ जाएगा, मी। आप इसको ऐसे पढ़ लो, लेट आई गो, ऑप्शन है आई, लेट डैश गो आई, लेट डैश गो, ये एक सेंटेंस है, लेट लेट आई गो या लेट मी गो, जो जाहिर सी बात आपका आंसर होगा लेट मी। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और आई क्या है, सब्जेक्ट। तो गड़बड़ क्या हुई कि लेट एक वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव आता ना कि सब्जेक्ट। तो यहां पर इतना सीधा तो खैर एग्जामिनर नहीं देता, मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था पूरा, हमने प्रोनाउन सीखा था जब, पर्सनल प्रोनाउन में आपको मिल जाएगा, सेकंड ही पॉइंट हमने आई गेस किया था, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि लेट एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव आते हैं। और एग्जामिनर थोड़ा घुमा फिरा के देता है, डायरेक्टली दे देगा तो सबको नहीं पता, सबने नहीं याद कर रखा है ये वाला, जैसे लेट अस गो, तो यहां अगर आपको कोई ऑप्शन भी दे दे कि लेट वी गो होगा या लेट अस गो, तो सबको याद है, लेकिन सबको ये दिमाग नहीं लगाना कि भाई अस ही क्यों आया, क्यों आया भाई, क्योंकि अस ऑब्जेक्ट है और वी एक सब्जेक्ट है, और लेट एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही ज्यादातर आता है, इसलिए अस है। यही बात यहां पर भी लागू होगी कि भाई आई तो सब्जेक्ट है और लेट एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना कि सब्जेक्ट आना चाहिए, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर हो गई हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, तभी आपका फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। और इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू आज डिस्कस करे हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे थोड़ा और अच्छा लेवल होगा क्वेश्चन में। जो सीजीएल के क्वेश्चंस होंगे, मेंस के, प्री के, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। कोशिश रहेगी एक पूरा लगभग लगभग 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप अगर उन उन क्वेश्चन को भी ध्यान से याद कर लेते तो उसी में कॉन्सेप्ट आपका एक बार में पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।